तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आगे का एग्ज़ाम रेलवे और टेक्नीशियन ALP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देखते हुए हमारे ग्रुप के द्वारा साइंस का सीरीज़ चलाया जा रहा है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से उपस्थित हुए हैं। बताइएगा उसमें कवक का कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है। पानी का क्वथनांक बताइएगा तो केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो रॉड और कोन किस अंग में पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? एल्युमिनियम, जिंक और PB, ये तीनों है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद बताइएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो N2 के आबंध बनाने में भाग लेते हैं, यानी N2 को के आबंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? टोटल 6 गो। उसके बाद बताइएगा तो द्रव्यमान बट्टा आयतन किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा मानव में अनिषेचित अंडे में होता है, क्या होता है? मानव के अनिषेचित अंडे में एक X क्रोमोसोम होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्षार धातु के समान होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो सर्वाधिक अघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना है। उसके बाद चांदी है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के कौन से गति नियम पर आधारित? संवेग संरक्षण तीसरे नियम पर आधारित है। उसके बाद बताइएगा तो ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आया। ठीक है। उसके बाद अधातुओं में कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है? आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। दाब का ऐसा मात्रक बताइएगा? पास्कल। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो ये 17वें समूह में जो नोबेल गैस है वो सबसे ऊपर कौन सा नोबेल गैस है? फ्लोरीन है। सबसे ऊपर है फ्लोरीन। फ्लोरीन का बता दीजिएगा तो परमाणु संख्या 9 हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सारे के सारे 17वें ग्रुप में है और ये हैलोजन तत्व हैं। उसके बाद बताइएगा जो कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। चतुसंयोजक के कारण ही ये कार्बन श्रृंखलन गुण बनाता है। उसके बाद बताइएगा तो पानी का आणविक द्रव्यमान बताइएगा तो 18 होता है और भारी जल का आणविक द्रव्यमान 20 होता है। भारी जल हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से बनता है? ड्यूटेरियम से बनता है। ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? टोटल 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन, जिसको कंडरा भी बोला जाता है। उसके बाद बताइएगा तो विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 283 होता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा क्या होता है? 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक होता है। उसके बाद बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 32 तत्व हैं? छठा में 32 तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो किस तत्व का प्रतीक केवल एक अक्षर, ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा तो कार्बन आंसर है। ठीक है। उसके बाद G का ऐसा मात्रक, स्मॉल g का ऐसा मात्रक बताइएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। और कैपिटल G का मान बताइएगा तो 6.673 गुने 10 के पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। मंदता का ऐसा मात्रक बताइएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदता किसको कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदता। ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो मंदता में किस चीज़ का मान घटता है? मंदता में वेग का मान घटता है। उसके बाद बताइएगा मंदता तो एक प्रकार का त्वरण ही हुआ।
यानी वेग के मान में परिवर्तन होगा यानी बढ़ेगा तो वो त्वरण हो जाएगा, और वेग के मान में परिवर्तन होकर घटेगा तो वो मंदता हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तो शैवाल किस समूह का पौधा है? थैलोफाइटा समूह का है, ठीक है। उसके बाद बताइए होता दांत का टूटना शुरू हो जाता है, मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाना? 5.5 से कम हो जाने के बाद दांत का क्षरण होना शुरू हो जाता है। और अम्लीय वर्षा कब होने लगता है? 5.6 से कम जब वर्षा का पीएच मान हो जाएगा तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद बताइएगा तो उत्प्लावन बल का परिमाण जल के किस चीज़ पर निर्भर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। ऑक्जेलिक एसिड प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर है, ठीक है। और टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बता दीजिएगा अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। इमली में? सेब में? मैलिक अम्ल, ठीक है। दूध में? लैक्टिक। और उसके बाद विनेगर यानी सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला शराब डैश में प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताइएगा तो एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मोजले ने दिया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के किस गुण पर आधारित है? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बल बराबर फार्मूला बताइएगा तो बल बराबर ma होता है, ठीक है। ऊर्जा बराबर बताइएगा तो यानी कार्य बराबर Fs cos थीटा, ठीक है। और शक्ति बराबर P बराबर W/T, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो ये संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, ठीक है। उस जाइलम और फ्लोएम उत्तक को यानी कंप्लीट रूप से संवहन उत्तक कहते हैं। जाइलम पौधों में किस चीज़ का परिवहन करता है? जल का। और फ्लोएम भोजन का, ठीक है। जाइलम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जाइलम भी 4 प्रकार का होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। चारों प्रकार बताइएगा। नहीं। जाइलम होता है, देखिए जाइलम का प्रकार होता है वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। इसी तरह फ्लोएम का भी 4 गो प्रकार होता है। फ्लोएम का होता है चालनी नलिका, उसके बाद सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। इसी प्रकार यानी 4 प्रकार का जाइलम भी होता है और 4 प्रकार का फ्लोएम भी होता है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। और बुझा हुआ चूना को उसी यानी बिना बुझा हुआ चूना में जल को मिला देंगे तो वो उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं और उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। उसके बाद बताइएगा तो वाष्पीकरण कैसी घटना है? सतही घटना है, ठीक है। बेंजीन का सूत्र बताइएगा। C6H6, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो कार्य होने के लिए कितना यानी कौन कौन सा परिमाण आवश्यक है? बल और विस्थापन। एक तो बल होना चाहिए और दूसरा नंबर विस्थापन होना चाहिए, तब कार्य को हुआ माना जाएगा। ठीक। उसके बाद बताइएगा तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? परमाणुकता 4 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है और परमाणुकता 4 होता है। उसके बाद बताइएगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस एल्केन को कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद बताइएगा तो एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? एक्टिनियम का परमाणु संख्या 89 होता है, 89 होता है। और लैंथेनियम का परमाणु संख्या 57 होता है। उसके बाद बताइएगा जो सोडियम का परमाणु संख्या बताइएगा 11। सोडियम को किस समूह में रखा गया है? क्षार धातु में रखा गया है। और मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो प्रोपेन का सूत्र बताइएगा। C3H8 हो जाएगा। प्रोपेन किस समूह से है? एल्केन समूह से है, ठीक है। उसके बाद बताइए तो
ऊंचाई के मान में वृद्धि के कारण जी का मान क्या होगा? घटेगा। उसके बाद बताइए तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1 अनुपात। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा एक तो और क्वेश्चन है, यानी कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना? 3:1 होता है। बहुत अच्छा जवाब। उसके बाद बताइएगा तो 1 जूल में क्या सब होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर को 1 जूल कहते हैं। उसके बाद बताए ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से। किसी वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद बताइएगा तो ये अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और अभिसारी लेंस बोलेंगे तो तब उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा तो क्वेश्चन अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड्स दिया था। और उसके बाद त्रिक नियम डोबराइनर दिया। डोबरेनर त्रिक का टोटल 3 गो ही मतलब कि उसका जोड़ा लगा पाया था। वो तीनों जोड़ा बताइएगा कौन कौन सा था? सोडियम, लिथियम। देखिए पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा का था स्ट्रेंशियम, दूसरा था बेरेलियम, स्ट्रांसियम और इसी तरह पहला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। दूसरा है देखिए दूसरा भूल रहे हैं। तीसरा तो है यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है तीसरा। दूसरा का दिमाग से निकल रहा है। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन, जो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? 14:3 होता है। उसके बाद त्वरण का ऐसा मात्रक बताइएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, डोबरेनर जो 3 त्रिक दिया था उस 3 त्रिक में पहला हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा का हो जाएगा कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांसियम। और तीसरा हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये SPD से जो होमवर्क था उसको करा दिया गया है। अब यूथ का साइंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले फिजिक्स को शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन बताइएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, बता दीजिएगा जब किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका यानी कि सूत्र क्या होता है? R टोटल बराबर R1 + R2 + R डॉट डॉट जितना रहता है उतना तक जोड़ देते हैं। उसके बाद बताइएगा प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? प्रतिरोध का प्रतीक यानी कि जिगजैग वाला लाइन होता है, यानी फिगर से पूछ लिया है तो उसको यानी प्रतिरोध से सूचित किया जाता है। उसके बाद बताइएगा तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? प्रतिरोध नहीं V/I होता है। ठीक है, ओम के नियम से एक और प्रतिरोध का फार्मूला होता है R = ρ × L/A। उसके बाद बताइए किसी चालक तार में लंबाई को बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। और उसका क्षेत्रफल को बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, हाँ, R = ρ × L/A यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन जो आगे बताइएगा तो पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? तो हो जाएगा इसका हो जाएगा तापमान हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति हो जाएगा, सुचालक की लंबाई हो जाएगा और प्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि तापमान, प्रकृति, लंबाई और क्षेत्रफल ये सारा का सारा हो जाएगा यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। बताइएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः किस चीज़ को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बताइएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग
किस लिए किया जाता है? धारा की उपस्थिति पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ओम मीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? ओम मीटर प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है और आमीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ हो जाता है? प्रतिरोध का मान शून्य होने पर पदार्थ अतिचालक हो जाता है। बता दीजिएगा तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा। हाँ ठीक ठीक, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और चालक का मान घटेगा, चालकता का मान घटेगा। उसके अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता का मान बढ़ जाएगा और प्रतिरोध घट जाएगा। उसके बाद बताइएगा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किस चीज़ का? लंबाई का सीधे अनुपातिक होता है। उसके बाद बताइएगा तो ओम किसका ऐसा इकाई है? प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बताइएगा तो ओम मीटर होता है। ठीक है, और उसके बाद चालकता का ऐसा मात्रक बताइएगा, सीमेंस होता है, जिसको ओम इनवर्स या महो बोला जाता है। उसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्चतम प्रतिरोधकता दर्शाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, एबोनाइट, नाइक्रोम, तांबा और कांच। एबोनाइट हो जाएगा जो उच्चतम प्रतिरोधकता दर्शाता है। उसके बाद बताइएगा, तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम में कहा जाएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उसे समांतर क्रम में कहा जाएगा। उसके बाद बताइएगा, आगे का क्वेश्चन बताइएगा, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात का होता है? वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। प्रतिरोधकता का बता दीजिएगा तो ऐसा मात्रक ओम मीटर। बता दीजिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। इसी को और किस नाम से जानते हैं? किलोवाट घंटा को आमतौर पर यूनिट बोला जाता है, एक यूनिट। बता दीजिए, 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट घंटा होता है? 1000 वाट घंटा होता है। और 1 किलोवाट घंटा को अगर हम जूल में व्यक्त करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल होगा। उसके बाद बता दीजिएगा तो फ्लोरीन जो है वो किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, उसके बाद कोयला कार्बन का अपर रूप है या नहीं? नहीं, कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका NaOH। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइएगा। बेकिंग NaHCO3। बेकिंग सोडा हो जाएगा NaHCO3 और धोबन सोडा का सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? बेकिंग सोडा कहलाता है। उसके बाद बताइएगा तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताइएगा, CaOCl2। उसके बाद बताइएगा तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराने से किस चीज़ का निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। उसके बाद बता दीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CO2 गैस प्रवाहित कराने से किस चीज़ का निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। आगे बताइएगा तो बेकिंग सोडा के भी निर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? हाँ, उसके देखिए, अमोनिया हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और NaCl हो जाएगा। यानी NaCl, CO2 और अमोनिया, इस तीनों का उपयोग होता है बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए। उसके बाद बताइएगा तो इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? विरंजक चूर्ण, क्लोरीन, उसके बाद लवण जल और धोबन सोडा। तो धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है बोरेक्स के निर्माण में। बता दीजिएगा तो इनमें से किसका उपयोग उद्योग में धोबन सोडा बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो
साबुन, कागज़ और कांच, ये तीनों तो हो जाएगा। सौंदर्य प्रसाधन जो होता है इसमें नहीं किया जाता है। आगे का क्वेश्चन बताइएगा, बेकिंग पाउडर में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक। उसके बाद बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण है उसी को बेकिंग पाउडर कहते हैं। आगे का क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दीजिएगा तो CaSO4 × 12H2O हो जाएगा। और जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2 हो जाएगा। उसके बाद साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaCl हो जाएगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद बता दीजिएगा तो नाइट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? सोडियम का हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा गैस यानी कि बाहर निकलता है? CO2 गैस बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? सोडियम, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, ऑप्शन में यानी कि सोना, चांदी, प्लेटिनम और एक ऑप्शन था सोडियम, तो सोडियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। उसके बाद बताए, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस चीज़ के अंदर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए तो किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किस चीज़ का उपयोग करने से यानी बेकिंग सोडा घोल हो जाए ऑप्शन के हिसाब से। और एंटासिड भी, एंटासिड किस चीज़ का घोल होता है? नहीं, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH का हॉल्टवाइस को एंटासिड बोला जाता है, जो अपच यानी एसिडिटी में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा तो निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, कॉपर हो जाएगा, सोडियम, उसके बाद सोना और लोहा। तो सोडियम का घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होता है। उसके बाद सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा धातु है? पोटेशियम हो जाएगा। और सबसे नीचे सोना हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा तो टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, फ्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो नहीं, सोडियम कार्बोनेट नहीं हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, और जबकि सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा तो रासायनिक नाम पूछे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बताइएगा क्वेश्चन, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसको कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। उसके बाद बताइए तो बेकिंग पाउडर किस किस चीज़ का मिश्रण है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। उसके बाद बता दीजिएगा क्वेश्चन, दूध वाला जो होता है वो ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा को मिला देता है, किस लिए मिलाता है? अम्लीयता को कम करने के लिए मिलाता है, ठीक है। Na2O कैसा ऑक्साइड है? Na2 हो जाएगा, ये क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड कहलाएगा, यानी ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा तो 17, 14, 11 और 7। तो क्षारीय धातु पूछ रहा, सॉरी क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो क्षारीय ऑक्साइड वही बनाएगा जो धातु होगा। तो धातु के उसके हिसाब ऑप्शन के हिसाब से तो 11 परमाणु संख्या वाला हो जाएगा सोडियम, जो कि धातु है, यह क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बता दीजिएगा तो खिलौना बनाने में किया जाता है, ठीक है। सेल यानी कि चिकित्सक यानी कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए करता है, मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, और उसके बाद दीवार को चिकनाई करने के लिए भी किया जाता है। तो ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन को देख लिया गया है। अब आगे केमिस्ट्री का देखते हैं। तो केमिस्ट्री में बताइएगा, सॉरी केमिस्ट्री तो भी ख़त्म हो गया, बायोलॉजी अब बचा हुआ है, तो आगे बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोलॉजी में बताइएगा तो रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है?
रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? तो सुन लीजिएगा इसका आंसर। अरेखित पेशियों को ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों में अपनी इच्छा के अनुसार संकुचन होता है। इसी को यानी ऐच्छिक पेशी को रेखित पेशी कहते हैं और अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी वह होता है जो अपने इच्छा के अनुसार उसका मूवमेंट हम कर सकते हैं, जैसे हाथ का, पैर का, गर्दन का, ये सब हो जाएगा ऐच्छिक पेशी। और अनैच्छिक पेशी वह होता है जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। यह तो आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन बताइएगा। तो अधिकांश जंतुओं में गति उनमें से किस तंत्रों की समन्वित गतिविधि है? तो यह हो जाएगा पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। यानी पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के कारण ही अधिकांश जंतुओं में गति हो पाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। और ये कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। ठीक है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, तो पेशियों में ऐंठन किस कारण से होने लगता है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण पेशियों में ऐंठन हो जाता है। और गठिया रोग जो होता है वो किस एसिड के कारण हो जाता है? यूरिक एसिड के जोड़ों पे यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया रोग हो जाता है। उसके बाद बताइएगा, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी तो जांघ में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? तो जीभ हो जाएगा। जीभ एक ऐसी पेशी है जो दोनों सिरों पर, ये जीभ एक ही सिरों पर जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद बताइए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? संधि जानु संधि, नी ज्वाइंट जानु संधि। उसके बाद बता दीजिएगा, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिडिस सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिडिस। कहाँ की हड्डी है? कान की, मध्य कान की हड्डी है। उसके बाद बताइए, मानव शरीर की किस भाग में सबसे छोटी हड्डी? तो ये कान ही हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन, जो चेहरा में कुल कितने हड्डी होता है? 14 हो जाएगा। उसके बाद कपाल में 8 गो हो जाएगा। ठीक है। कान में 6 गो हड्डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद बताइए, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। उसके बाद बताइएगा, तो मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बना हुआ होता है? तो ये निम्बत अस्थि हो जाएगा। निम्बत अस्थि, तो मिलियस इनकस और स्टेपिस। ठीक है। ये ऑप्शन, ये कान आंसर सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें आंसर जो लिया है निम्बत अस्थि लिया है। तो निम्बत अस्थि ये यानी कान का ही भाग होगा। उसके बाद बताइएगा, तो निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, मत्स्य हो जाए, मत्स्य, सरीसृप, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा और एनिलिडा। तो एनिलिडा हो जाएगा, ये कशेरुकी वर्ग का नहीं होगा। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक है वो कौन सा उत्तक है? कंडरा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला टेंडन या कंडरा। हाँ ठीक, उसी को कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। और ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा, उसको स्नायु हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद बताइएगा, तो आगे का क्वेश्चन, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। उसके बाद बताइएगा, तो एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। उसके बाद बताइएगा, तो किस में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है? तो सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा, तो मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? तो यानी रीढ़ की हड्डी का भाग है। उसके बाद बता दीजिएगा, तो मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव 300 के लगभग में
पाई जाती है। उसके बाद बता मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? ये अस्थिबंध यानी लिगामेंट के कारण जुड़ी होती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो और सैंडल। तो मैक्रो जो हो जाएगा ये ज्वाइंट नहीं है, बाद बाकी बॉल और सॉकेट हड्डी का ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग भी हड्डी का ज्वाइंट है और सैंडल भी हड्डी का ज्वाइंट है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यहाँ ये जबड़ा की हड्डी हो जाएगी। उसके बाद बताइए, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए तो रीढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद बताइए, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मुलायम रखता है? कार्टिलेज मुलायम रखता है, जिसको उपास्थि भी कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा तो उपास्थि कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का देख लीजिएगा कौन कौन सा संयोजी उत्तक है। तो एक तो रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा, उपास्थि हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा और टेंडन हो जाएगा। ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। उसके बाद बताइएगा तो हाँ त्वचा। उसके बाद बता दीजिएगा तो डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हो जाएगा और सबसे छोटी मांसपेशी हो जाएगा स्टेपिडियस हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तो धारीदार पेशियां किस में होती है? धारीदार पेशियां हो जाएगा वो बहुनाभिक में धारीदार पेशियां हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तो कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है, जैसे किसके बीच होता है ये सब? यानी कान के अंदर जो 3 गो हड्डी होता है उसका नाम बताना है। स्टेपिड्स, ठीक है। उसके बाद बताया मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो द्विशिरस्क मांसपेशियां बांह में उपस्थित होती है। बता दीजिएगा तो टिबिया और फिबुला जो होता है ये कहाँ की हड्डी है? पैर की हड्डी है। और ह्यूमरस और अल्ना कहाँ की हड्डी है? हाथ की हड्डी है। उसके बाद बता दीजिएगा तो पेल्विक कहाँ की हड्डी है? पेल्विक कमर की हड्डी है। और ये कॉलर बोन कहाँ की हड्डी है? ये कंधे की हड्डी, जिसको हंसुली कहा जाता है वो, और सुंदरता की हड्डी इसी को बोला जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार बायोलॉजी का भी होमवर्क में जितना क्वेश्चन दिया हुआ था वो देख लिया गया। अब थोड़ा सा करंट देख लेते हैं। तो करंट में बता दीजिएगा, करंट में बताइएगा तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वर्तमान में कौन है? नितिन गडकरी है, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा तो कपड़ा मंत्री कौन है? कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह का बता दीजिएगा क्षेत्र कौन सा है? संसदीय क्षेत्र बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद बता दीजिएगा खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान है। चिराग पासवान का बताइएगा तो संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, ठीक है। उसके बाद जल शक्ति कौन है? जल शक्ति CR पाटिल। उसके बाद बताइएगा तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी का संसदीय क्षेत्र गया। उसके बाद बता दीजिएगा तो कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय किनके पास है? कृषि एवं किसान कल्याण शिवराज सिंह चौहान के पास है। बता दी शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा सहकारिता मंत्री कौन है अभी? अमित शाह है। उसके बाद बता दीजिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय JP नड्डा। उसके बाद आगे बताइएगा क्वेश्चन, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था, ठीक है। और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे नवीनतम अमरावती 25 उच्च न्यायालय विशाखापट्टनम, अमरावती है बना है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन बताइएगा तो देश का पहला राइस ATM कौन सा है?
राइस एटीएम यानी कहाँ? भुवनेश्वर, ठीक है। उसके बाद बताइएगा जो भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड, केरल में। उसके बाद बताइएगा तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ये कहाँ की हैं? नहीं, मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है। उसका लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC, ठीक है। उसके 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक? गोपी थोटाकुरा, गोपी थोटाकुरा। उसके बाद बताइए देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत? कोलकाता में। उसके बाद BSF की पहली महिला स्नाइपर? सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। उसके बाद बताइए तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा हो गया? फ्रांस हो गया है। उसके बाद बताइएगा तो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। उसके बाद बताइएगा तो स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। उसके बाद बताइएगा तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। उसके बाद बताइए सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। उसके बाद बताइएगा आगे क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद आगे बताइएगा क्वेश्चन, 12वां मिलन अभ्यास 2024 बहुराष्ट्रीय ये इसका कहाँ हुआ है? ये आयोजित विशाखापट्टनम में हुआ है। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन जो उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक जो है ये केमे क्रम का हुआ है? 33वें क्रम का हुआ है। इसमें पेरिस ओलंपिक कब से कब तक चला है? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चला है। 16 दिन तक चलता है। इसका शुभंकर बताइएगा। फ्रिजियन कैप, हाँ ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो इसका थीम क्या था? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। उसके बाद बताइएगा तो भारतीय दल से कितने एथलीट शामिल हुए थे पेरिस ओलंपिक में? 117। और टोटल कितने खेलों भाग लिए थे? 16 खेलों में 69 स्पर्धाओं, 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में भाग लिए थे। उसके बाद बता दीजिएगा तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? PV सिंधु और शरद कमल। PV सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और शरद कमल टेबल टेनिस। उसके बाद समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर, PR श्रीजेश। तो मनु भाकर बता दीजिएगा तो शूटिंग से, और PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे। उसके बाद बता दीजिएगा तो भारत के लिए पहला पदक कौन जीते थे? मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। और यह पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। उसके बाद बताइएगा तो पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संशय की घोषणा किसने की है? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश, यानी संशय मतलब क्या है? रिटायरमेंट हो, उसकी घोषणा कर दिए हैं रोहन बोपन्ना। हाँ ठीक है, सन्यासी होगा, मिसप्रिंट इसमें लिखा हुआ। सन्यास की घोषणा कर दिए हैं रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश। तो रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित थे? टेनिस से। और PR श्रीजेश हॉकी से। उसके बाद बताइएगा तो ये कुल कितने पदक भारत ने जीता है? 6 पदक जीता है। इसके साथ केम्मा रैंक पे रहा? 71वां रैंक पे। 6 पदक में स्वर्ण पदक 0 है और रजत पदक 1, 5 कांस्य। उसके बाद बताइएगा तो रजत पदक किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके बाद 89.45 मीटर ये भाला थ्रो करके रजत पदक हासिल किए। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन बताइएगा जो मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा तो फिलिस्तीन राज्य को किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है?
स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। चर्चा में रहा स्पर्श शोभा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन, जो गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है? मध्य प्रदेश में चालू किया है। उसके बाद बता दीजिएगा तो किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? चाइना। उसके बाद बता दीजिएगा तो भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? सिंगापुर। उसके बाद बता दीजिएगा तो, और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79% का घोषणा किया। तो इसी के साथ आज का टोटल क्वेश्चन जो था वो करवा दिया गया है। अब आगे का जो क्विज होगा फिर नेक्स्ट डे देखा जाए, नेक्स्ट डे उपस्थित होंगे हम लोग। इसी तरह आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।